नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की समाजवादी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक की चिंतन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और इन महत्वपूर्ण विचारक का इस महत्वपूर्ण विचारक का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। शॉर्ट फॉर्म में इसे जेपी के नाम से जाना जाता है। आखिरकार जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि कैसे मिली और उनका जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है उस चिंतन ने किस तरह से भारतीय राजनीति को और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय लोकतंत्र को एक नया स्वरूप कैसे दिया है। जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा जीवन न केवल भारत राष्ट्र की आज़ादी को समर्पित किया, अपितु आज़ादी के बाद की जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी, उस स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो बुराइयां थी, जो कमियां थी या जो अवगुण थे, उन अवगुणों को दूर करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर में भी जयप्रकाश नारायण ने भारतीयों को ये अनुभव कराया कि लोकतंत्र में जो वास्तविक ताकत है वो ताकत आम जनता के बीच है। उस ताकत को पहचानने की और उस ताकत को एक नवीन दिशा देने की आवश्यकता होती है। जैसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हाथों की बीड़ियां और पाने के लिए पूरा जहान है। निसंदेह शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु यदि ये परिवर्तन आम जनता के गले को घोटने लगे, आम जनता के लिए हावी बन जाए या आम जनता के लिए एक बुरा तंत्र बन जाए, तो कॉमन पीपल को, मास को, कंट्रीमैन को इसका सशक्त विद्रोह करना होगा और यही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकता है। ऐसा जयप्रकाश नारायण ने बखूबी किया और उनकी जीवनी को पढ़ने से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यदि जब जब किसी लोकतंत्र के रक्षक ने भक्षक बनने की कोशिश की है तो आम जनता ही वह एकमात्र उस भक्षक का विनाश करने का माध्यम हो सकती है। आइए भारतीय समाजवादी, लोकतंत्रवादी, जनवादी, मानववादी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल बायोग्राफी, राजनीतिक जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। लोकनायक का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। इनका देहांत 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। मात्र 77 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और भारत के लोगों को समर्पित किया। सबसे पहले उन्होंने आज़ादी के समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, न केवल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपितु रीजनल लीडरशिप के माध्यम से नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वे गांधी के सच्चे अनुयायी हैं और गांधी की भावना, सर्वोदय की जो भावना है उसके सच्चे अनुयायी हैं। गांधी से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखी वो है अहिंसा के माध्यम से जनता के हितों के लिए सत्याग्रह करना, जिस पर वे आजीवन कायम रहे और लोगों को हिंसा नहीं करने की अपील की, युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया, परंतु अहिंसा के दायरे में रहते हुए। जयप्रकाश नारायण शुरू से ही एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, दया हो, मैत्री हो, करुणा हो।
वे बुद्ध के उस समाजवादी चिंतन से प्रभावित थे जहां मानव मात्र के लिए समाज होता है। इसीलिए 1934 में उन्होंने अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, अरुणा असफ अली, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर एक दल का निर्माण किया जिसे कांग्रेस समाजवादी दल के नाम से जाना जाता है। आज़ादी की लड़ाई में 1943 में उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया जिसने बढ़ चढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन में प्रभावी तरीके से भाग लिया। भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व करने में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी भूमिका के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 1943 से 46 तक लाहौर फोर्ट में कैद किया गया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लाहौर दुर्ग के नाम से लिखी है और उस दौरान जो उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, उसको लाहौर फोर्ट में दर्ज किया है। आज़ादी के बाद 1948 में कांग्रेस समाजवादी दल अपनी नीतियों को लेकर कांग्रेस के भीतर से एक अलग स्वरूप में स्थापित हो गया जो आगे चलकर प्रजा दल के रूप में, समतावादी दल के रूप में और अंततः जनता लोक दल के रूप में स्थापित हुआ और 1977 से 1980 के वर्ष में एक छत्र कांग्रेस के राज को आम जनता की शक्ति के बलबूते पलटकर जनता दल के अधीन सरकार का गठन किया। हालांकि इस सब के बावजूद भी लोकनायक ने कोई भी पद ग्रहण नहीं किया। निसंदेह राजनीति में त्याग की अगर कोई मूर्ति रही है तो उसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। जब विनोबा भावे भूदान और ग्रामदान आंदोलन की कड़ी में भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे और इस भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से भूमिहीन लोगों के लिए जमीन और ग्राम प्राप्त कर रहे थे, इच्छा से, जो सर्वोदय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, महत्वपूर्ण हिस्सा था, महत्वपूर्ण कदम था। जब वे 1952 में बिहार के क्षेत्र में पहुंचे तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई। इतने प्रभावित हुए कि 1954 में उन्होंने विनोबा भावे के सार्वजनिक सम्मेलन में ये कहा कि मैं न केवल ग्रामदान और भूदान के लिए अपितु मैं सर्वोदय के लिए अपना जीवन का दान करता हूँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय था कि उन्होंने अपने जीवन के दान की बात कही और लगभग 1954 से लेकर 1973 तक इन वर्षों में उन्होंने जी जान लगाकर सर्वोदय रूपी समाज को स्थापित करने में अपना सब कुछ त्याग दिया। इसी प्रयास की बदौलत उन्हें फिलीपींस की सरकार के द्वारा 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 1973 के बाद उन्होंने अपने आप को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ लिया जो उनके जीवन का अंतिम संघर्ष था जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1974 से लेकर 1979 तक आजीवन वो अंतिम समय में संपूर्ण क्रांति या पूर्णतया जो बदलाव है विविध क्षेत्रों में, उस बदलाव के लिए डेडिकेटेड थे और बड़े स्तर पर उन्होंने परिवर्तन भी किया। हालांकि ये हम भारतवासियों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक बड़ी ही अफसोस की बात है कि उस राजनीतिक लिगेसी को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिसकी वजह से ही 1980 से इस समय 2023 तक जो सरकारें हैं वो सरकारें लोकतंत्र के रूप में लोगों पर एक हावी तंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं और निसंदेह फिर से हमें एक ऐसे ही लोकनायक की आवश्यकता है जो शासन की बढ़ती हुई तानाशाही को, शासन की बढ़ती हुई सत्ता की भूख को, शासन की बढ़ती हुई एक छत्र राज को फिर से मुंह की खानी पड़े। उसके लिए हमें ऐसे लोकनायक की आवश्यकता है जो इस तानाशाही रुख को जमीन में जमींदोज करने की काबिलियत रखता है। 1974 में उन्होंने फाउंडर ऑफ सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की। लोकतंत्र के लिए सिटीजन्स को, नागरिकों को जिम्मेदार होना होगा और सिविल सोसाइटी के माध्यम से वे राज्य को मजबूर करेंगी कि वह जनहित में कार्य करे। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मूवमेंट के संस्थापक बने 1976 में। अगर जनता को बोलने नहीं दिया जाता, आलोचना नहीं करने दी जाती है
राज्य की जो हिंसक नीतियां हैं या निजीकरण की नीतियां हैं, जन शोषण की नीतियां हैं या आर्थिक संकेंद्रीकरण की नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ सिविल सोसाइटी को लामबंद करना होगा और एक जन आंदोलन चलाना होगा जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इसी प्रयास की वजह से 1977 में इन्हें राष्ट्रभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। ये था उनका एक योगदान जो उनकी राजनीतिक सक्रियता को, सामाजिक सक्रियता को और जन सक्रियता को बताता है कि किस तरह हम सब लोगों को मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। उनके प्रमुख चिंतन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: समाजवादी चिंतन, सर्वोदय संबंधी चिंतन, राष्ट्रवादी संबंधी चिंतन, लोकतंत्र संबंधी चिंतन और समग्र क्रांति का चिंतन। आइए इनके बारे में संक्षिप्त स्वरूप में हम जानते हैं। समाजवादी चिंतन की यदि बात करें तो जो पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी है उसका टाइटल था वाही सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। उसमें वो बताते हैं कि समाजवाद की आवश्यकता क्यों है और किस तरह से समाजवाद लाया जा सकता है और किसे हम समाजवाद नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले वो राजकीय समाजवाद को समाजवाद का हिस्सा नहीं मानते हैं। नेशनलाइजेशन करना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी, इसके वे समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से समाजवाद की दिशा में आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन केवल राष्ट्रीयकरण के माध्यम से हम समाजवाद को स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा अगर पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो ये समाजवाद की स्थापना का नहीं, मार्क्सवादी समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य अर्जित करेगा, और जिससे वो पूर्णतः सहमत नहीं थे, क्योंकि ये एक तरह से हिंसक समाजवाद होता है या इसमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राज्य गांधीयन चिंतन में अपने आप हिंसा की मूर्ति रहा है। तो जबरदस्ती से समाजवाद नहीं लाया जा सकता। जयप्रकाश नारायण ने 3 तरह के समाजवाद को डिफाइन किया है। मिथ्या समाजवाद, ऐसा समाजवाद जिसमें कल्पनावादियों की बात कही गई है, ऐसा समाजवाद जो फॉल्स सोशलिज्म होता है, जहां ऊपर के क्षेत्र में हमें समाजवाद दिखाई देता है लेकिन नीचे के क्षेत्र में समाजवाद हमें दिखाई नहीं देता है। वह एक मिथ्या समाजवाद है जहां शोषण का अंत नहीं होता, जहां असमानता, शोषण, अन्याय, गुलामी बरकरार रहती है, उसे वो मिथ्या समाजवाद कहते। तो मिथ्या समाजवाद स्थापित करना जेपी का उद्देश्य नहीं था। लोकतांत्रिक समाजवाद जो राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिन लोगों को जनता चुनती है वो लोग समाजवाद स्थापित करते हैं या राज्य स्थापित करता है, वह राष्ट्रीयकरण की तरह ही है, उसका भी इन्होंने प्रतिरोध किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद सच्चा समाजवाद नहीं होता। आध्यात्मिक समाजवाद ये ट्रू सोशलिज्म होता है। इसका मतलब है कि लोगों के मूल स्वभाव में और अभिवर्ती में परिवर्तन कर देना, यही स्पिरिचुअल सोशलिज्म और ट्रू सोशलिज्म होता है। इस परिवर्तन के माध्यम से और राज्य के सहयोग के माध्यम से मिथ्या समाजवाद के स्थान पर हम एक व्यवहारिक समाजवाद स्थापित कर सकते हैं। व्यवहारिक समाजवाद जहां लोगों के डे टू डे के व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में, डे टू डे के बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में हमें सोशलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं। जैसे कि न केवल संविधान और राज्य से कि अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया, यदि वह लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है तो इसे व्यवहारिक समाजवाद जेपी ने कहा है। मृत्यु भोज प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, पर्दा प्रथा है, तिलक प्रथा है। इन सब प्रथाओं को राज्य ने भले ही कानूनी अपराध घोषित किया हो या इसके लिए कानून बनाया हो, परंतु फिर भी लोग उनका पालन कर रहे हैं, तो इसे मिथ्या सोशलिज्म कहा जाता है। सच्चा सोशलिज्म, ट्रू सोशलिज्म, व्यवहारिक समाजवाद तभी है जब लोगों के व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, मैत्री, अहिंसा देखने को मिलती है। उसे जेपी ने सच्चा समाजवाद कहा है।
सामाजिक कुरीतियों का अंत। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद का अर्थ केवल और केवल पूरे समाज को महत्व देने से ही नहीं लिया है, अपितु समाज में प्रचलित वे सामाजिक व्यवहार जो असमानता, शोषण, अन्याय को जन्म देते हैं, उन सब प्रकार की परंपराओं का, कुरीतियों का, धार्मिक प्रथाओं का, अंधविश्वासों का पूर्णतः अंत हो तो ही हम व्यवहारिक समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। समाजवाद एवं अहिंसा, जैसा पहले भी जेपी ने कहा है कि लोकतांत्रिक और राज्य समाजवाद नहीं चाहिए, अपितु समाजवाद बाय नेचर ऑफ ह्यूमन होना चाहिए। व्यक्ति के स्वभाव में मूल अभिवृत्ति में समाजवाद हमें लाना होगा, तभी हम समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है, अपितु कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मीन्स का यूज करके सोशलिज्म को स्थापित करना होगा। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय चिंतन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जब 1952 में और 54 में विनोबा भावे से मुलाकात हुई, और जैसा हम जानते हैं कि जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के मुख्य आइडिया को गांधी ने सर्वोदय के रूप में प्राप्त किया। उनका मानना था सर्वोदय यानी सबका उदय, अर्थात जो उत्थान की और प्रोग्रेस की जो प्रोसेस है, तो उस उत्थान और प्रोग्रेस और उन्नति की प्रक्रिया से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए। जैसा गांधी ने ओशियन सर्किल थ्योरी के माध्यम से भी डिफाइन किया है कि जल जो जिस पात्र में है, अगर जल की सरफेस पर हम एक छोटा स्टोन डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उस पूरे जलीय परिधि क्षेत्र में सरफेस में वेव्स या तरंग उत्पन्न होती है। इसका मतलब कोई भी हाशिए पर या पीछे की तरफ या वंचित नहीं होगा। जो विकास की प्रक्रिया है वो सब लोगों को ऊपर उठाएगी, यही सर्वोदय है, यानी सबका उदय। इस विचार को विनोबा भावे से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने अपनाया और उन्होंने विनोबा भावे को सार्वजनिक मन से विश्वास दिलाया कि सर्वोदय के लिए वे न केवल ग्रामदान और भूमिदान की बात कर रहे हैं, अपितु वो जीवन दान देने की घोषणा करते हैं। और 1954 से 1973 तक उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वोदय के उद्देश्यों की प्राप्ति में और सर्वोदय समाज की स्थापना में समर्पित किया। सर्वोदय का मतलब वो कहते हैं सबका उदय। सबका उदय, इसका मतलब ही अपने आप में एक बड़ी अवधारणा है कि केवल कुछ लोगों का ही उदय नहीं होगा, जिसे हम समझ सकते हैं जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अगर हम ये देखते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में केवल कुछ ही लोगों का आधिपत्य है, विशिष्ट समुदाय का आधिपत्य है, जाति आधिपत्य है, धार्मिक आधिपत्य है, क्षेत्रीय आधिपत्य है, भाषाई आधिपत्य किसी भी प्रकार का, अगर कुछ अल्पसंख्यक ही उन चारों स्तंभों पर अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, इसका मतलब है सबका उदय नहीं, कुछ लोगों का उदय। ये लोकतंत्र नहीं, तंत्र का लोगों के ऊपर कब्जा होता है, और ऐसा होना लोकतंत्र की हत्या के समान है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोकतंत्र के हत्यारे होते हैं, और इन हत्यारों को फांसी की सजा देना केवल और केवल जल्लाद के हाथ में नहीं, अपितु आम जनता के हाथों में है कि वह सिविल सोसाइटी के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से आम जनता को जागरूक करके, जेपी की तरह आंदोलन करके उन लोगों को उस सत्ता से पदस्थापित करेगी, और अन्य लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा जो लोकतंत्र को सबके उदय की भावना के साथ स्थापित करता है। इस समय 2023 में हम पढ़ रहे, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोकतंत्र के इन चारों स्तंभों पर विशिष्ट समुदाय के लोगों का अतिक्रमण है, ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या उन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, जो कि सबके उदय में सबसे बड़ी एक बाधा है, और इस बाधा को आम जनता ही दूर कर सकती है। कोई राजनीतिक दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे कदापि दूर नहीं कर सकती। मानव के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में बदलाव, जेपी कहते हैं कि केवल
सामाजिक जीवन में बदलाव से ही सर्वोदय नहीं होगा, अपितु व्यक्ति के जीवन में भी हमें बदलाव करना होगा। एक व्यक्ति जो संपत्ति का अधिक से अधिक भूखा है, जो सत्ता का, कुर्सी के प्रति अधिक से अधिक हवस रखता है, ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में भी हमें बदलाव करना होगा। जब उस व्यक्ति के खुद के जीवन में बदलाव होगा कि केवल पूरी व्यवस्था का वही मालिक नहीं है, वही सर्वेसर्वा नहीं है, अपितु अन्य लोगों को भी यह अवसर मिलना चाहिए। शताब्दियों की बात नहीं कह रहा, वर्षों की हम बात करें, आज़ादी के बाद भी बात करें, तो केवल हम देखते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ही संपत्ति का संकेंद्रण किया गया है, राजनीति का संकेंद्रण किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में संकेंद्रण किया गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में संकेंद्रण किया गया है, धार्मिक क्षेत्र में संकेंद्रण किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के चार जो मैंने स्तंभ बताए उनमें सेंट्रलाइजेशन किया गया है। ये समाजवाद और सर्वोदय में सबसे बड़ी बाधा है। उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ही बदलाव करना होगा, अर्थात व्यवहारिक स्तर पर हमें इसे लागू करना होगा कि केवल हम सत्ता पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं ईमानदारी की, नैतिकता की, मूल्यों की, और व्यक्तिगत व्यवहार में आप अनैतिक, बेईमानी और व्यक्तिगत स्वार्थों के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। यह सर्वोदय में सबसे बड़ी बाधा जेपी ने मानी है। सर्वोदय समता व न्याय का अवसर देता है। सर्वोदय क्या है? सब लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है। और जैसा मैंने कहा भी है कि लोकतंत्र के चार स्तंभों में एक है न्यायपालिका, जिसमें आज तक समानता और जस्टिस का अवसर सब लोगों को नहीं मिला है। तो इस न्यायपालिका के मूलभूत ढांचे में भी, भर्ती प्रक्रिया में भी, कॉलेजियम प्रक्रिया में भी हमें बदलाव करना होगा, ताकि सब लोग जज बन सकें, फैसला दे सकें, मुख्य न्यायाधीश बन सकें। केवल कुछ लोगों के द्वारा ही न्याय को न्याय को एक तरह से अतिक्रमणित नहीं कर लिया गया हो, या कुछ लोग ही गॉड ऑफ जस्टिस नहीं बन गए हो। यह सर्वोदय की सबसे बड़ी बाधा है। स्वतंत्रता आधारित लोकतंत्र, स्वतंत्रता का बरकरार रहना लोकतंत्र में अपरिहार्य है, क्योंकि फ्रीडम के लिए हमने लोकतंत्र को स्थापित किया है। सेकेंड वर्ल्ड वार भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए ही लड़ा गया है। अगर लोगों को स्वतंत्रता नहीं है तो लोकतंत्र अनुपस्थित होता है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र होता नहीं है। नाम का लोकतंत्र होना अलग बात है, वास्तविक लोकतंत्र का मतलब ही है स्वतंत्रता। और वह स्वतंत्रता सीमाओं में होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। परंतु राज्य इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करें तो ही लोकतंत्र होगा। और अगर नागरिकों की स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप करें तो ऐसे राज्य की सत्ता को, सरकार को, दल को पराजित करना और सत्ता से हटाना लोगों का मूल कर्तव्य है, यदि वे स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। ग्राम पंचायत एक शक्तिशाली संस्था होगी। लोकतंत्र के जो विचार हम देखते हैं, सर्वोदय तभी स्थापित है जब सबसे नीचे के स्तर की संस्थान को आप सबसे मजबूत संस्थान बनाते हो। भारत की संसद कभी भी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए, अपितु भारत के प्रत्येक गांव की ग्राम पंचायत, ग्राम सभा शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक प्रतिकृति ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है। गांव के वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड मतदाता हैं उस ग्राम पंचायत में, वो लोग जो ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकते हैं। हमने सुना होगा कि डिलोमी कहते हैं कि ब्रिटिश संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। परंतु यदि आज की परिस्थिति में हम देखें, आज़ादी के बाद जिस संविधान से संसद बनी है, भारत की संसद सब कुछ कर सकती है, और जो ब्रिटेन की संसद नहीं कर सकती वह भी कर सकती है। अर्थात ये संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना सकती है। संसद का शक्तिशाली होना लोकतंत्र का अंत करना है। तो भारत की संसद शक्तिशाली कभी नहीं होनी चाहिए, और ना ही न्यायपालिका शक्तिशाली होनी चाहिए, अपितु ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है कि शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वह चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो।
यदि इन दो लोगों के हाथों में शक्ति दी जाएगी, एक एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति दी जाएगी, तो लोकतंत्र का की हत्या निश्चित है, लोकतंत्र का अंत निश्चित है। उनकी पावर को हमें बांटना होगा। वे अकेले कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो अकेले शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। वो भारत की जनता के सेवक हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं। वो उस जनता से ऊपर होकर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक दोनों ही जो पावर हैं, उन दोनों को बड़े स्तर पर हमें डिसेंट्रलाइज करना होगा, ताकि कोई व्यक्ति विशेष सरकार के लिए या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो, पैसों का वह एक जगह संकेंद्रण कर ले, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र संबंधी चिंतन। यदि जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र की हम बात करें तो सबसे पहले कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। वह तंत्र यानी वह शासन व्यवस्था जिसमें लोग शक्तिशाली होते हैं, तंत्र नहीं। यदि हम आज की बात करें तो यहाँ तंत्र दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा है और लोग दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अर्थात भारत में जो लोकतंत्र इम्पोज किया गया था, थोपा गया था, वह अपनी अंतिम कगार पर है और वह नष्ट होने वाली, समाप्त होने वाली स्थिति में है, बशर्ते है कि जनता इसको बचाने की हिमाकत नहीं करे। यदि जनता इस तंत्र को बचाकर रखना चाहती है तो तंत्र के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी होगी, तंत्र की निरंकुशता को रोकना होगा, लोगों में राजनीतिक चेतना जगानी होगी और ये बताना होगा कि तंत्र लोगों से ऊपर कदापि नहीं है, लोगों के अधीन तंत्र को रहना होगा। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लोगों से ऊपर नहीं है, वह लोगों का गुलाम है और वह लोगों का नौकर है, सेवक है। और राजनीति में आध्यात्मिकरण को उन्हें पालन करना होगा, राजनीति को एक सेवा समझनी होगी। राजनीति को भारतीय राजनीतिक दलों ने सेवा की जगह मेवा समझ लिया है और इसीलिए शायद वो एक बार जीतने के बाद उससे हटना नहीं चाहते, सत्ता में आने के बाद विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते या विपक्ष कभी बनना नहीं चाहते। नैतिक व आध्यात्मिक विकास जरूरी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकनायक जेपी कहते हैं कि स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट जरूरी है। लोगों में नैतिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र की महत्व को समझ सकेंगे, अन्यथा वो लोकतंत्र के हत्यारे बन जाते हैं। दल विहीन लोकतंत्र। जेपी ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थन किया है और वो कहते हैं कि दलों से हमें कदापि उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो जनता के हित में काम करेंगे। दल भले ही वो कोई सा हो और कैसी ही पार्टी हो, दल हमेशा सत्ता के दलाल होते हैं, सत्ता के लिए भूखे होते हैं, कुर्सी की उनमें भूख होती है और वो अपनी कुर्सी की हंगर ऑफ जो चेयर है उसके अधीन होकर ही कोई काम करते हैं। वे कदापि जनहित में कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें केवल वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं कि लोगों के पास आजीविका के साधन हैं या नहीं है, रोटी है या नहीं है, कपड़ा है या नहीं है, मकान है या नहीं है, शिक्षा है या नहीं है, स्वास्थ्य है या नहीं है। इस बात से राजनीतिक दलों को कतई वास्ता नहीं है। वो केवल 5 वर्ष पर एक बार भेड़ों को एक जगह करते हैं और उन भेड़ों को कहते हैं कि अपने लिए गाय का चुनाव कर लो। गाय का निसंदेह भला होता है, परंतु भेड़ों का इसमें कोई भी हित नहीं होता है। ये हमें समझना होगा। पार्टियों को दलीय भावना से दूर करना होगा, सत्ता के लोभ से दूर करना होगा। इसके लिए जेपी ने कहा है कि ग्राम स्तर से केंद्रीय स्तर तक ग्राम सभाओं के द्वारा चुनाव होने चाहिए। हर ग्राम सभा द्वारा 2-2 प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए और उन्हीं प्रतिनिधियों में से आपकी ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। उनके बीच शासन सत्ता सहमति स्थापित करने के लिए एक पार्टी के रूप में सहमति प्राप्त की जाए। लेकिन जैसे ही सरकार का गठन हो जाता है, उन सभी व्यक्तियों को अपने दल से त्यागपत्र देना होगा, ताकि दलीय भावना का हमेशा के लिए अंत हो जाए और वो जनहित के अधीन होकर कार्य करें, न कि राजनीतिक दल के गुलाम होकर। क्योंकि किसी संगठन का या किसी राजनीतिक दल का सदस्य बरकरार होना या बने रहना गुलामी का प्रतीक है, फ्रीडम का नहीं।
और गुलामों से कभी क्रांति की उम्मीद या हित की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि वो राजनीतिक दल के अंधभक्त होकर या गुलाम होकर काम करते हैं, क्योंकि वह स्वामी नहीं है और गुलाम की परिधि क्षेत्र में भी नहीं आता है। इसलिए इस गुलामी से मुक्ति के लिए, दासता से मुक्ति के लिए राजनीतिक दलों के सदस्यों को सरकार बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए त्यागपत्र देना होगा और सर्वोदय की भावना से कार्य करना होगा। सर्वोदय के लिए कार्य। जब दलीय भावना का, पार्टी स्प्रिट का अंत हो जाएगा, तो वो सब लोगों के लिए कार्य करेंगे, केवल बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लोगों के लिए या अन्य तृणमूल तमाम तरह की जो भी आम आदमी पार्टी जो भी है, उन राजनीतिक दलों के लिए कार्य नहीं, प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपितु तो संपूर्ण भारत के लिए वो जन कल्याण की भावना से उद्वेलित होकर कार्य करेंगे। दलीय भावना का अंत, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स का हमें अंत करना होगा और स्प्रिट के रूप में तो हमें निसंदेह राजनीतिक दल की गुलामी को छोड़ना होगा। तो जो भी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, जेपी कहते हैं, वो उन दलों के गुलाम हैं और गुलामों को चेतना शक्ति नहीं होती, विरोध की शक्ति नहीं होती। वो उस पार्टी से, मेंबरशिप से डिक्लाइन करके, रिजाइन करके ही वो जनहित का कार्य कर सकते हैं। जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सबका उदय या उत्थान नहीं चाहते, वो केवल व्यक्तिगत विकास या सत्ता की भूख के लिए कार्य करना चाहते हैं। अंतिम जो विचार है जेपी का, उसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण ने अपनी किताब जो 1974 में लिखी, जिसका हिंदी में टाइटल है संपूर्ण क्रांति, 7 चैप्टर हैं उसमें। ऐसे यहाँ पर उन्होंने 7 क्षेत्रों में बदलाव की बात कही है। पहला जो क्षेत्र है वो राजनीतिक क्षेत्र है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र है, तीसरा सामाजिक क्षेत्र है, चौथा सांस्कृतिक क्षेत्र है, पांचवां आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र है, छठवां वैचारिक क्षेत्र है, सातवां शैक्षणिक क्षेत्र है। इन 7 क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन या बदलाव ही संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इन 7 में भी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र को माना है, क्योंकि आज़ादी के बाद जेपी ने देखा कि ब्रिटिशर यहाँ से चले गए, लेकिन जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी उसने इस ब्रिटिशर का स्थान ले लिया है, या और साफ सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक दलों ने ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार का स्थान ले लिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश हुकूमत करती थी, फिरंगी हुकूमत करती थी, वही कार्य आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहने को भारत पर अंग्रेजों का शासन नहीं है, परंतु वास्तव में भारत पर राजनीतिक दलों का शासन है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए शासन कर रहे हैं। उस समय ब्रिटिश एम्पायर के लिए और अब राजनीतिक दल के मुखिया के लिए राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस अपने प्रधानमंत्री के लिए कार्य कर रही हैं। इसका मतलब है कि भारत आज भी गुलाम है। और इस बात पर उन्होंने लिखा भी है कि सच्चा स्वराज हमें तब मिलेगा जब जनता के लिए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में पूर्णतया बदलाव होगा। अर्थात भारत का शासन लोगों के द्वारा, जिसको अब्राहम लिंकन की परिभाषा में डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, तब जाकर हम संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण बदलाव या सच्ची आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। जेपी ने 7 क्षेत्रों में कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी पूर्णतः बदलाव करना होगा, कि राजनीतिक क्षेत्र का, राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य जनहित होना चाहिए। वे केवल पार्टी के लिए काम करें, यह लोकतंत्र के लिए कदापि हितकारी नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में सबको समानता, समान अवसर, न्याय, क्रिटिसिज्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब पर खुलकर बात होनी चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए। वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, जगह जगह गुड़ खांडसारी उद्योग, चीनी उद्योग, गन्ना उद्योग, मील, तेल की मील, वनस्पति तेल, चक्की उद्योग, तमाम तरह के छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं
वो गांव-गांव, वो ढाणी-ढाणी में स्थापित होने चाहिए कोल्ड स्टोरेज, ताकि इकोनॉमिक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। सामाजिक क्षेत्र, जो सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता है, जातिवाद है, धार्मिक उन्माद है, भेदभाव है, उनमें बदलाव आवश्यक है। उस क्षेत्र में भी हमें पूर्णतः परिवर्तन करना होगा। क्रांति का मतलब यहाँ पूर्णतः बदलाव से है, जो हमें एक सकारात्मक दिशा में एक कदम आगे की ओर बढ़ने का अवसर देता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में वो कहते हैं कि हमें उस विरासत को आगे बढ़ाना होगा जो युवावस्था में गौतम बुद्ध के द्वारा परिवार छोड़कर जनहित के लिए बाहर गए, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़कर अफ्रीका में मूवमेंट किया गया, विवेकानंद के द्वारा भारत से शिकागो में जाकर शिकागो सम्मेलन में भाग लिया गया। तो ये जो यूथ है, वो कहते हैं यूथ अपनी जो कल्चर लिगेसी है उसको आगे बढ़ा सकता है और उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, महात्मा गौतम बुद्ध, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जो शांति की भूमि की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता, उस अहिंसावादी क्षेत्र को, विरासत को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र, हमारे पास एक बहुत बड़ी परंपरा है। जैसे सम्राट अशोक के भारत में, गौतम बुद्ध के भारत में इस आध्यात्मिकता को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया, अहिंसा की नीति को प्रचारित किया गया, वैसे ही हमें इस स्पिरिचुअल लेगेसी को दुनिया भर में फैलाना है ताकि हम संपूर्ण क्रांति को पूरी दुनिया भर में स्थापित कर सकें। क्योंकि क्रांति का मतलब केवल भारत में नहीं है, वह मानव मात्र के लिए क्रांति का उद्घोष करता है। वैचारिक क्षेत्र में विचारधारा एक संकीर्ण प्रतिवाद है और कोई विचारधारा अल्पकाल के लिए किसी को गुलाम बना सकती है, परंतु सदा के लिए नहीं बना सकती। हमें विचारधारा या आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर सोचना होगा, क्योंकि विचार क्षणिक होता है, संकीर्ण होता है, अहितकारी होता है। तो विचारधारा से जुड़कर हमें कार्य नहीं करना होगा। अगर हमें विचार से जुड़ना है तो वह एक वैचारिक क्रांति से हमें जुड़ना होगा। इसका मतलब है कि किसी दल की विचारधारा से नहीं, मानवता के विचार से, अहिंसा के विचार से, सर्वोदय के विचार से हमें जुड़ना होगा और लोगों की चेतना शक्ति में, विचार में हमें परिवर्तन करना होगा। तब हमें संपूर्ण क्रांति का छठवां ध्येय प्राप्त होगा। और अंतिम है शैक्षणिक क्रांति। शिक्षा व्यक्ति की चिंतन, सृजनशीलता, सोचने की क्षमता, विवेकशीलता, तार्किकता को एक विस्तृत दायरा प्रदान करती है। शिक्षा का मतलब रोजगार प्राप्ति नहीं है, नौकरी लगना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और जैसा कहा भी तथागत गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, बुद्ध यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में 8वें मौलिक कर्तव्य के रूप में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही है। कोई भी बात कोई दल कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है, सरपंच कह रहा है, वार्ड पंच कह रहा है, माता पिता कह रहे हैं, कौन कह रहा है, केवल कहने से नहीं माना जाए। गुलामी का हमें सिंबल नहीं बनना है। हमें उस बात को तब स्वीकार करना है जब हमारी मानसिक चेतना, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी विवेकशीलता तर्क के पैमाने पर या कसौटी पर उसको कस सके और ये जान सके कि यह जो बात कही गई है वह तार्किक है, मानववादी है, विवेकशील है और इस बात से किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आम जनता का हित होगा, मानवता का हित होगा। तभी हमें वह बात स्वीकार करनी चाहिए। तो मिथ्या विचार भी हो सकता है, झूठा विचार भी हो सकता है। शिक्षा सच और झूठ को जानने का माध्यम है, अच्छे और बुरे में अंतर करने का माध्यम है, उचित और अनुचित को पहचानने का माध्यम है, अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान कराने का माध्यम है। शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो भी पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। इसका मतलब है जेपी कह रहे हैं कि इन 7 क्षेत्रों में जो बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव होगा, उसे ही हम संपूर्ण क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। और इन 7 क्षेत्रों में ही सकारात्मक परिवर्तन ही भारत को एक सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर सकता है। तो ये था जयप्रकाश नारायण का योगदान और चिंतन। व्याख्यान को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।